ऐसी नीतियां हम बनाते हैं और आपके लोग समर्थन करते हैं, और ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग इस देश पर राज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कास्ट सिस्टम पर राज कैसे कर रहे हैं। 3.5% सारे देश में उनका ये है। रेल में भी आप उनके खिलाफ में बात नहीं कर सकते, और वो मेरे यदि आचरण में दिखाई नहीं देता है तो इसका मतलब मैं बोलकर समाज के साथ में धोखेबाजी कर रहा हूं। इसी की वजह से वर्तमान में देश में जो हालात पैदा हुए हैं, इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। ये कि समाज के अंदर जितने भी लोग बोलते हैं, चाहे वो हमारे हो चाहे वो दुश्मन के हो, उसके ऊपर कभी भी भरोसा मत रखना। मैंने सीखा, आपने क्या सीखा मुझे पता नहीं। तो फिर जो लोग हमारे समाज के हमारे बारे में बोलते हैं, क्या वो सच नहीं होता है? मुझे नहीं पता। वो उसके आचरण में यदि दिखाई देता है तो वो जो बोलता है वो सही है, नहीं तो वो समाज के साथ में धोखा कर रहा है। ध्यान में रखना। मैं यदि बोलता हूं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और वो मेरे यदि आचरण में दिखाई नहीं देता है, तो इसका मतलब मैं बोलकर समाज के साथ में धोखेबाजी कर रहा हूं। इसी की वजह से वर्तमान में देश में जो हालात पैदा हुए हैं, इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। ये दूसरी एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आपकी, ये मैं बताना नहीं चाहता कि देश में क्या चल रहा है, सबको पता है। देश की हालात हर आदमी अपने अपने तरीके से विश्लेषण करता है, लोगों को बताता है, समझाता है, मंचों से बताता है। मगर देश में वर्तमान में जो हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा हमारा ध्यान जिसकी तरफ जाना चाहिए वो है हमारा सामाजिक आंदोलन समाप्त हो गया है। प्रतिदिन हमारे समाज में नए संगठन का निर्माण होता है। डॉक्टर का अलग से होता है, वकीलों का अलग से होता है, जजों का अलग से होता है, इंजीनियर का अलग से होता है, एमपी एमएलए का अलग से होता है, और सब लोग संविधान बचाने की बात करते हैं। मगर संविधान जितना बचाने का चिल्लाते हैं, उतना संविधान हमारा समाप्त होते हुए हमको दिखाई देता है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी वजह है जो मैंने पहली बात बताई हो। लास्ट में हमारे समाज के बहुत सारे लोगों को सब कुछ पता है, मगर एक बात का एहसास नहीं है, पता नहीं है, और वो ये है कि उनका दुश्मन कौन है, उनकी लड़ाई किससे है। बस उतना ही बता के मैं मेरे भाषण जो है समाप्त करूंगा कि हमारा दुश्मन कौन है, कितना ताकतवर है, और उससे हमारी लड़ाई हमने कैसे लड़नी चाहिए। सज्जाद नोमानी साहब का नाम शायद आप सब लोगों ने सुना होगा। मुझे जिम्मेवारी लगाई गई थी उनको बामसेट में लाने की, मैंने ईमानदारी से निभाई, बामसेट में आए, बहुत हमारी गहरी दोस्त हुई, आज भी हमारी बहुत गहरी दोस्ती है। मैं प्रतिदिन घूमते रहता हूं, अपने ग्रासरूट लेवल में मान और सम्मान यदि आप समाज को देना चाहते हो, तो पहले आपको अपना अपमान अपने समाज से सहन करना होगा। ध्यान में रखना, नहीं तो नहीं कर सकते। यहां पे कितने लोगों के अंदर मंशा हो सकती है कि मैं उस चेयर पे क्यों नहीं बैठ सकता, वहां पे मुझे बुलाना चाहिए। सामाजिक आंदोलन में यह बहुत जरूरी है कि फाउंडेशन के स्टोन बनो। मैं फाउंडेशन का स्टोन हूं, पत्थर। मैं नेता कभी नहीं हुआ। नेतृत्व प्रदान करने वाले लोग हमारे पास में होने चाहिए। वो कहां से आएंगे, एक उदाहरण बता के मैं समाप्त करूंगा। वो सारा
आपको जल्दी समझ में आएगा, समझदार है तो जल्दी समझ में आएगा। मैं ऐसे मानता हूं कि यहां पर बैठा हुआ हर आदमी समाज के प्रति ईमानदार है। हर कार्यक्रम में सामने बैठने वाला आदमी होता है वो ईमानदार होता है, उसको मन से लगता है कि ये सामाजिक आंदोलन चलना चाहिए, संविधान बचना चाहिए, हमारी जो विरासत है, हमारी संस्कृति जो है वो खत्म हो रही है, उसको बचाना चाहिए। सज्जाद नोमानी साहब मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने एक बात मुझे बताई है। मैं दिल्ली में पता नहीं मैं हिमाचल से या हरियाणा से आकर रात को बैठा था, वो मेरे पहले आकर बैठे थे। मैं थका हुआ था, 3 दिन का प्रशिक्षण लेकर आया हुआ था। वामन मेश्राम के साथ में उस समय काम कर रहा था। 25 साल अपनी जिंदगी और जवानी जलाई हमने, आज भी वो जला रहे हैं, आप भी जला रहे हैं। मैं एहसान नहीं कर रहा हूं समाज के ऊपर, मैंने सिर्फ 2 बातों से इस आंदोलन को पहले प्रायोरिटी पर रखा, दूसरे प्रायोरिटी पर परिवार को रखा। पहली बात वो राजरतन का किस्सा जो आप सभी को पता है, उसको दवा मिलती, उसको कफन मिलता तो शायद हम अच्छे कपड़े आज पहनकर यहां पर बैठ नहीं सकते। यह पहली बात मेरे दिमाग पर, मेरे जहन पर इतनी चोट कर गई कि तब से समाज की तरफ देखने का, आंदोलन की तरफ देखने का मेरा नजरिया बदल गया। और दूसरी बात दुश्मन की, नोमानी साहब आए हुए थे, मैं थका हारा आया, उन्होंने मुझे बुलाया, अरे बीएम साहब आओ, बहुत दिन के बाद हम मिले हैं। तो हम चाय पी रहे थे, रात को 10 साढ़े 10 बजे हुए थे, इसी दिल्ली में करोल बाग में। तो उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा, बीएम साहब आप ये बताइए कि आपका दुश्मन कौन है। मैं लगभग उस समय में 18-19 साल संगठन में प्रतिदिन काम कर रहा था। मेरी ज्यादा से ज्यादा मेरी सैलरी जो है आधा ही मेरे हाथ में आती थी। उसको पूछ रहे हैं कि आपका दुश्मन कौन है। मैंने कहा नोमानी साहब क्या मजाक कर रहे हो, आप जानते हो मेरा दुश्मन कौन है, उसके लिए तो मैं झोला लेकर घूम रहा हूं। इधर भी पड़ा है मेरा झोला, उतना ही झोला रहता है, साल भर उतना ही झोला है, उससे ज्यादा नहीं रहता है। बड़े बड़े नेता तो 2-4 ब्रीफकेस ये वो सारा लेकर घूमते हैं, मगर मेरा ये झोला कभी भी देखोगे इतना ही रहेगा। तो मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हो, आपको तो पता है कि मेरा दुश्मन कौन है। बोले नहीं आपको नहीं पता। तो उन्होंने एक किस्सा बताया, उतना ही किस्सा बताकर मेरा भाषण में समाप्त करूंगा, खत्म करूंगा। उन्होंने कहा कि आप मुझे जानते हो। मैंने कहा कि बस आप नोमानी साहब हैं। भारत के बहुत सारे संगठन मुझे जानते हैं, मतलब नोमानी साहब, मुझे नहीं, मुझे तो मैं आम आदमी हूं। शायद यहां पर बैठे हुए बहुत सारे 99.9% लोग मुझे जानते नहीं होंगे। शायद दद्दू प्रसाद जी के साथ में मैं बहुत थोड़ा बहुत घुमा तो वो थोड़ा जानते हैं, शायद इसीलिए उन्होंने बुलाया भी होगा। समाज के प्रति बहुत ईमानदार होना चाहिए, सोशल ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, संस्था के, संगठन के, सामाजिक संगठन के, पॉलिटिकल, आरएसएस के भी आते हैं। तो आरएसएस के 2 आदमी उनके पास में आए और उन्होंने उनको पूछा कि साहब हम मुसलमान के विरोध में नहीं है, आरएसएस के लोग बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, ये तो बहुत बार हो चुका है आपका, नहीं है नहीं है नहीं है, ठीक है मुझे ये बताओ, ये बात छोड़ दो, आप है नहीं है ये बहुत बार हो चुका है, मुझे ये बताओ कि आप भारत में आपकी संख्या कितनी है। दोनों ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा यही 3-3.5% आप जो बताते हो वो। तो नोमानी साहब ने दूसरा सवाल पूछा कि ये 3.5% लोग सारे भारत के सारे इंस्टीट्यूशन पर, इंक्लूडिंग रिलीजियस, इंक्लूडिंग कास्ट सिस्टम पर
राज कैसे कर रहे हैं। 3.5%। लोकतंत्र का सिद्धांत ही यहां खत्म हो गया। 3.5% जुडिशरी में, 3.5% मीडिया में, पूरा 100% सारा। सारे देश में उनका ये है। रेल में भी आप उनके खिलाफ में बात नहीं कर सकते। लोग झूठ बोलते हैं। नहीं, हम बोलते हैं झूठ। मैं डेली ट्रेन में सफर करता हूं, डेली। रात को मेरा ट्रेन में ही सोना होता है। आज भी मेरा रात को ट्रेन में ही सोना है। आप कैसे राज करते हो? तो उन्होंने कहा हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, उसके अंदर हम लोग ट्रेन करते हैं लोगों को, और ट्रेनिंग के माध्यम से हम लोग इस देश पर राज कर रहे हैं। हम नीतियां बनाते हैं आपके विरोध में, आपको पता नहीं चलता। आप आपके विरोध के नीतियों का समर्थन करें, ऐसी नीतियां हम बनाते हैं और आपके लोग समर्थन करते हैं। तो नवानी साहब ने पूछा, मुझे आपका ट्रेनिंग देखना है। तो आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया, हम गधे थोड़े हैं आपको बताएंगे, आप नहीं राज करोगे, आप तो हमसे ज्यादा है, 14% है मुस्लिम। तो बोले ठीक है, कम से कम ट्रेनिंग सेंटर। तो उन्होंने बहुत जगह फोन करके नोवानी साहब जैसे हस्ती को भी ट्रेनिंग सेंटर ही दिखाना है, चलो दिखा दो। तो दिल्ली से वो उनका ट्रेनिंग सेंटर है हरिद्वार, वहां चले गए। बस इतना ही किस्सा है साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं अनुशासित कार्यकर्ता हूं। आपने 13 घंटा बोलने का मेरा रिकॉर्ड है, 3 मिनट बोलने का भी रिकॉर्ड है। तो हरिद्वार चले गए रात को। जब हरिद्वार चले गए वो, तो नोवानी साहब को उन्होंने कहा, यहां पर भारत का राष्ट्रपति, पंतप्रधान और कितना भी बड़ा आदमी हो, हमारे अनुमति के बगैर नहीं आ सकता, पहली बात। और दूसरी बात, हमारे अनुमति लेकर आ भी गया तो उसको यहां का अनुशासन लागू होता है। आपको ये हेडक्वार्टर 10 बजे के पहले छोड़ना है, 6 बजे आपको उठना है, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको ये सारा दिखाया जाएगा और आपको 8 बजे बाहर निकलना है। मैंने कहा ओके ठीक है। एग्जैक्ट 6 बजे, ध्यान से सुनना, एग्जैक्ट 6 बजे उनका दरवाजा खटखटाया गया, बेल बजी, वो रेडी थे। 6 बजे में भी आपको सीख है। हमारा कार्यक्रम 10 बजे होता है, हम सब लोग 10 बजे आते हैं, हम लोग 11 बजे आते हैं। एग्जैक्ट 6 बजे वो दरवाजा खटखटाया, 6 बजे वो बाहर निकले। वहां पर कोई भी चीज बनकर बाहर से नहीं आती, वही बनाई जाती है। सब्जी वगैरह ये वगैरह सब गेट पर आता है, गेट से फिर बाहर आता है। टेलीफोन वगैरह, मोबाइल वगैरह सारे गेट पर ही रहते हैं। एग्जैक्ट 6 बजे बाहर निकले, वो देख रहे थे तो कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई सफाई कर रहा है। फिर वो ऐसे ही किचन में चले गए तो वहां बहुत लोग नाश्ते की, खाने की तैयारी कर रहे थे। तो बहुत सारे लोगों को नोमानी साहब ने देखा नहीं था, मगर एक आदमी को उन्होंने पहचाना। मगर उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो आदमी किचन में बर्तन मांज रहा है, बर्तन घिस रहा है। उसको विश्वास नहीं हो रहा था नोमानी साहब को। नोमानी साहब उसके पास में गए। शायद हो सकता है कि गलती से इस आदमी को एक चेहरे के 2 आदमी ऐसे दिखाई देते हैं कभी कभी। नोमानी साहब उस आदमी के पास में गए और उन्होंने उस आदमी को पूछा, आर यू मिस्टर वाईसी चंद्रचूड़? बर्तन मांजने वाले आदमी को पूछा कि क्या आप वाईसी चंद्रचूड़ हैं? चंद्रचूड़ को आप सब लोग जानते हैं कि वो कौन था। वो बर्तन मांज रहा था, उसने कहा हाँ मैं ही वाईसी चंद्रचूड़ हूं। अपनी कौम को बचाने के लिए, इस देश पर राज करने के लिए, उनके जाति का आदमी, उनके वर्ण का आदमी
इसीलिए वो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। और हमारे लोग, मुझे ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, मुझे चेयर पर बैठने नहीं दिया, मुझे ये नहीं किया, वो नहीं किया, मुझे इस संगठन का अध्यक्ष नहीं बनाया, चलो दूसरी संगठन। बस खत्म। वो घूम रहे थे, वहां पे सारे IAS, IPS, IRS, भारत का सेनापति टॉयलेट साफ कर रहा था। हमारे अंदर, यहां पर बैठे हुए हर शख्स के अंदर समाज के प्रति यदि उतनी आस्था, सोशल ऑनेस्टी आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि 6 साल बहुत है। 6 महीने के अंदर आप इस देश के हुक्मरान बन सकते हो, बशर्ते ये बात यदि आपके अंदर आती है तो, नहीं तो आप कुछ भी करते रहो। हमारे जैसे, आपके जैसे लोगों की बलिदान जो है देते रहेंगे, वो लोग राज करते रहेंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।